हेलो, नमस्कार। मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज का वीडियो मेरा ये एमपी श्रृंखला का 13वां वीडियो है, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश में वन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग मैंने सभी फैक्टरों को जो एग्ज़ाम में आते हैं उनको मैंने इसमें सम्मिलित कर रखा है। तो चलिए हम चलते हैं। पहला हम लेते हैं कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो वो आपका मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य, वन क्षेत्रफल वाला राज्य, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल बड़ा राज्य। ये सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में कितने वन हैं? तो आपके 94,689 वर्ग किलोमीटर में जो है वो वन है। और ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का जो है वो कितना है? 30.72%, 13.72। और चलते हैं हम, तो मध्य प्रदेश में क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में आपके जो है वो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय किस तरह निर्धारित होते हैं? तो ये वर्षा की मात्रा पर जो है वो वनों का वर्गीकरण है। तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में जैसा हमने बताया था आपको कि वर्षा का जो है वो समान वितरण नहीं है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वनों के जो है वो 3 प्रकार मौजूद हैं। वो कौन कौन से हैं? चलिए हम चलते हैं। पहला हमारा है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसको हम याद रखें, पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय तो एक नॉर्मल शब्द है, तो पर्णपाती वन। तो पर्णपाती वन जो है वो जहाँ पे वर्षा आपकी 50 से 100 सेंटीमीटर, उन क्षेत्रों में जहाँ पे वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है, वहाँ पर आपके पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इनको पर्णपाती क्यों कहा जाता है? तो पर्णपाती कहने का मुख्य कारण ये है कि ये गर्मियों में जब पानी की कमी होती है तो यहाँ के वृक्ष जो है अपने पत्ते गिरा देते हैं। और क्षेत्र कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में, कहाँ पाए जाते हैं इस प्रकार के वन? तो आपका क्षेत्र देखिए, हमने लिख रखा है सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा। तो इसको आप किस तरह दिमाग में रखिए, 2-2 जिलों के समूह बना लीजिए। पहला सागर दमोह याद रहता हमको, फिर पन्ना छतरपुर और फिर सिवनी छिंदवाड़ा। सिवनी छिंदवाड़ा, तो ये 3 समूहों में आप सागर दमोह, पन्ना छतरपुर और सिवनी छिंदवाड़ा, इस तरह से आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। और एक समूह और है आपका जबलपुर और होशंगाबाद। और यहाँ पर मुख्यतः कौन कौन से वृक्ष हैं? तो वृक्ष देखते हैं हम। तो वृक्ष यहाँ पर मुख्यतः जो है सागौन है आपका। तो सागौन के वन सर्वाधिक किस में पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो सागौन के सर्वाधिक वन जो है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में मिलते हैं। और शीशम, सागौन, शीशम, पीपल और नीम, ये वृक्ष पाए जाते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आता है आपका कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में यही विस्तृत हैं। तो मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्रफल का जो है वो 88.65% जो है वो आपका जो है वो किस तरह के वन है? पर्णपाती वन है। तो सर्वाधिक वन कौन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय अर्धवन लगाना हमको, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। तो इसमें यहाँ के वृक्ष जो है आंशिक रूप से पत्ते गिराते हैं, आंशिक रूप से जो है पत्ते गिराते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा उष्ण अर्धकटिबंध पर्णपाती वन। तो वर्षा देखें हम, तो वर्षा जो है जहाँ पर वर्षा जो है वो 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये। और क्षेत्र कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में जहाँ मुख्यतः मिलते हैं ये? तो वो है आपका सीधी, शहडोल, बालाघाट और मंडला। तो इसको हम दो समूह बना लें, सीधी, शहडोल, बालाघाट और मंडला। सीधी, शहडोल, बालाघाट और मंडला। और इस तरह के वनों में जो मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं वो है आपका सागौन, साल और बांस। कौन कौन से हैं? सागौन, साल और बांस, इनके वृक्ष मिलते हैं यहाँ पे। और ये कुल वन क्षेत्रफल का, जो मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्रफल है,
तो उसका जो है वो कितना है 8.97%। तो लगभग हम कह सकते हैं 9%, लगभग जो है वो 9% जो है वो आपके कौन से वन मिलते हैं, तो वो है उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। चलिए हम तीसरा में चलते हैं। तो तीसरा आपका ये है उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। तो ये जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है उन क्षेत्रों में मिलते हैं ये, और इनको जो है कटीले वन भी बोलते हैं, इनको कटीले वन या पतझड़ी वन जो वो कटीले वन भी बोलते हैं। तो जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ मिलते हैं ये, तो देखिए हम ग्वालियर, भिंड, मुरैना, तो ये शब्द ले बना लीजिए, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी और रतलाम, शिवपुरी और रतलाम। तो दो समूह बना लीजिए, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी और रतलाम। तो इस तरह से आपको याद रखने में जो है वो सुविधा रहेगी। और यहाँ पे जो मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं, तो आपका जो तेंदुपत्ता, मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता के उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है वो भारत में पहला स्थान रखता है। और लगभग 60% पूरे भारत का 60% तेंदुपत्ता जो है वो मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। तो इस तरह के वनों में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं, तेंदुपत्ता, शीशम, हर्रा और प्लास, ये वृक्ष पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वाधिक तेंदुपत्ता जो है वो किस प्रकार के वनों में मिलते हैं, तो वो मिलते हैं आपके उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन में। किसमें मिलते हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन में। चलिए हम चलते हैं, आगे चलते हैं। तो वनों का राष्ट्रीयकरण, तो वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। तो एक क्वेश्चन आपका इस तरह ही बनता है कि वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। कौन है आपका, मध्य प्रदेश है। और कब किया गया, मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण जो है वो कब किया गया, तो 1970 में। इसको भी याद रखिएगा, 1970 आसान डेट है। तो वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश। और वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1970 में। और मध्य प्रदेश में जो वन पाए जाते हैं तो उनको विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे मध्य प्रदेश में जो है वो 16 वन क्षेत्र बनाए गए हैं। कितने बनाए गए हैं, 16 वन क्षेत्र बनाए गए हैं। और 63 जो है वो क्षेत्रीय वन मंडल हैं, 63 क्षेत्रीय वन मंडल हैं। इसके आगे भी बहुत सारा उपवर्गीकरण किया गया है, लेकिन वो एग्जाम में आपका नहीं आता तो मैं नहीं बता रहा हूँ। और अब बात होती है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित वन जो है वो किस जिले में मिलते हैं और सबसे कम किस जिले में मिलते हैं। तो अभी हम बताएंगे चल के। वनों को प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। तो हम बात कर रहे हैं सबसे अधिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में आरक्षित वन पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में है और सबसे कम आरक्षित वन जो है वो किस जिले में है, तो देखिए हम खंडवा जहाँ पे सर्वाधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं, और उज्जैन जहाँ पे सबसे कम आरक्षित वन क्षेत्रफल वाला आपका ये जिला है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो कुछ संस्थाएं हैं जैसे मध्य प्रदेश वन विकास निगम। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का, हम बोलते हैं बहुत कठिन है ये तो कठिन नहीं है। ये मुख्य संस्थाएं हमने दे रखी हैं, तो उसको आप दिमाग में रख लें। थोड़ा सा सन याद रखना है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मध्य प्रदेश वन विकास निगम, इसकी स्थापना पूछता है, बाकी तो हम जानते हैं इसके कार्य क्या होंगे। तो इसकी स्थापना जो है वो 1975 में। कब हुई इसकी, 1975 में, माने राष्ट्रीयकरण होने के 5 वर्ष बाद। इस तरह याद रख सकते हैं, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1970 में हुआ था, और 5 वर्ष बाद मतलब 1975। और मध्य प्रदेश में वन नीति, मध्य प्रदेश की प्रथम वन नीति है ना। तो वैसे तो मध्य प्रदेश में वन नीतियाँ पहले से ही बनी हुई थी, लेकिन 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। तो गठन के बाद मध्य प्रदेश की प्रथम वन नीति जो थी वो थी वन नीति 1952। और जो वर्तमान में वन नीति है वो वन नीति 2005 है। कौन सी है, 2005 है। चलिए आगे चलते हैं हम। कुछ संस्थाएं भी हैं मध्य प्रदेश में वन से संबंधित, जैसे कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। तो ये आपके देहरादून में स्थित है। तो इसका क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। तो याद रखना है कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है आपका, जबलपुर में है ना। तो ये
दो मिलते जुलते हैं थोड़ा सा, इनको अपन को डाउट नहीं करना है। तो वन अनुसंधान, अनुसंधान की बात हो रही है। तो अनुसंधान कौन लोग करते हैं? जो जागरूक होते हैं। अनुसंधान कौन लोग करते हैं? जो जागरूक होते हैं। तो निरंतर वो अनुसंधान करते रहते हैं। कौन लोग करते हैं? जागरूक। तो जागरूक से बना लीजिए जबलपुर। तो इस तरह याद रखिएगा, भारतीय वन अनुसंधान माने जागरूक, जबलपुर संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो जबलपुर में है। इस तरफ भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, तो ये तो आपके भोपाल में है, याद रहता हमको ये। बस थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि इन दोनों में जो है वो कन्फ्यूजन करते हैं, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इन दोनों में हमको जो है वो कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे बात हो रही प्रबंधन की। तो हमारा राजधानी क्या है मध्य प्रदेश की? भोपाल है। माने भोपाल से क्या होता है? प्रबंध होता है, प्रबंधन होता है। भोपाल से क्या होता है? प्रबंधन होता है। तो इस तरह हम इसको याद रखें, भोपाल। फिर मध्य प्रदेश में राजकीय महाविद्यालय कहाँ पर है? तो वनों से संबंधी जानकारी के लिए डिग्री भी यहाँ पे दी जाती हैं। तो एक वनों से संबंधित राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की गई है। तो वो कहाँ पे है आपका? तो वो है आपका बालाघाट। तो मध्य प्रदेश राजकीय वन राजकीय महाविद्यालय कहाँ पे है आपका? बालाघाट में है। स्वाभाविक के बालाघाट में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश पंचवन योजना, मध्य प्रदेश पंचवन योजना, तो ये योजना के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। महत्वपूर्ण योजना है। तो वो है आपका कब शुरू की गई? तो 1976-77 में। कब की गई? 1976-77 में की गई है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है कि ऐसे ज़िले जहाँ पर वनों का प्रतिशत जो है वो 33% से कम है, जहाँ पर वनों का प्रतिशत 33% से कम है, तो वहाँ पर वनों की वृद्धि करने के लिए जो है वो वृक्षारोपण करना। हाँ, एक चीज़ और बता दें हम कि पर्यावरण दृष्टि से जो है कितने प्रतिशत भाग में वन होना आवश्यक है? तो वो है आपका 1/3, या कह सकते हैं हम उसको 33%। लेकिन MPPSC में क्वेश्चन आपका इस तरह भी आया था कि पठारी क्षेत्रों में तो ये परसेंट 33 ना होकर के 40% है। माने समान क्षेत्रों में 33%, और जो पठारी क्षेत्र है, पठार हमने बताया था, पठार क्या होते हैं? ऊंचाई पे होते हैं, है ना। तो पठारी क्षेत्रों में जो है वो 40% वन होना चाहिए पर्यावरण की दृष्टि से। फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं तेंदुपत्ता, ये महत्वपूर्ण वन उत्पाद है, मध्य प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण वन उत्पाद है। और तेंदुपत्ता का उपयोग जो है मुख्यतः बीड़ी बनाने में होता है। तेंदुपत्ता का उपयोग मुख्यतः किस में होता है? अभी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो बीड़ी बनाने में होता है। और मध्य प्रदेश तेंदु उत्पादन में जो है वो पहला स्थान रखता है। जैसा हमने बताया भी कि मध्य प्रदेश तेंदु उत्पादन में पहला स्थान रखता है। और कुल भारत का लगभग 60% तेंदुपत्ता जो है वो मध्य प्रदेश में होता है। तो याद रखिएगा 60%, कहीं कहीं पे ये आंकड़े अलग अलग मिलते हैं। तो 60% जो है आपका ये सरकारी आंकड़ा है ये। और वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे तेंदुपत्ता पाया जाता है? तो वो आपके क्षेत्र हैं आपके सागर, शहडोल और जबलपुर। सागर, शहडोल और जबलपुर ये तेंदुपत्ता के लिए जो है वो प्रसिद्ध ज़िले हैं आपके। और सर्वाधिक वृक्ष, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है कि मध्य प्रदेश के वनों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? मध्य प्रदेश के वनों में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला वृक्ष कौन सा है? तो सासे सर्वाधिक, सासे सागौन, सासे सर्वाधिक, सासे सागौन। तो इस तरह कोडिंग बना लीजिए। और दूसरा वृक्ष कौन सा है? तो दूसरा वृक्ष आपका साल का है। दूसरा वृक्ष कौन सा है आपका? तो दूसरा वृक्ष साल का है। अब हमने बताया था कि प्रशासनिक दृष्टि से मध्य प्रदेश को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो पहला आपका है आरक्षित, ये लिखा आरक्षित हमने। दूसरा आपका जो है संरक्षित, और तीसरा है आपका अवर्गीकृत। अवर्गीकृत है ना। तो अब हम बात करते हैं पहले की आरक्षित वनों की। तो आरक्षित वन जो है वो कुल वन का जो है वो कितना है? 65%। कुल वन का कितना है? 65%। और इनमें क्या होता है कि इनमें नियम कानून जो है वो कड़े होते हैं। लकड़ी काटने, पशुचारण की जो है वो रोक होती है इनमें। यही मुख्य आधार है अंतर करने का। और कितने हैं? 65%। मतलब सर्वाधिक वन जो है वो आरक्षित वन जो है वो 65% जो है वो मध्य प्रदेश में है। फिर आपका दूसरा है संरक्षित। तो इसके नियम थोड़ा सा
कम कठोर होते हैं। कुछ शर्तों के अधीन जो है वो लकड़ी काटना और पशु चराने की सुविधा जो है वो दी जाती है। और ये कुल वन का जो है वो कितना है आपका 33% है। तो हमको और फिर आपका जो है वो कुछ ऐसे वन हैं जिनका कोई वर्गीकरण नहीं किया गया, उनको छोड़ दिया गया है, तो उनका नाम रख दिया गया अवर्गीकृत। तो इस तरह के वन में जो है वो लकड़ी काटने और पशु चराने की जो है वो पूर्ण स्वतंत्रता होती है, कोई रोक नहीं होती है। तो वो है आपके कितने 2% है। अब इसको किस तरह याद रखें हम, परसेंट याद रखना हमको, कई एग्जाम में आता है, कभी कभी मुख्य परीक्षा में हमको ये लिखने होते हैं वन। तो हमको आशा है कि मैं इतने फैक्ट बता दे रहा हूँ कि इन फैक्टों के आधार पर आप जो है वो मध्य प्रदेश के वनों के बारे में काफ़ी अच्छा लिख सकते हैं। तो आरक्षित वन कितने हैं 65, थोड़ी देर के लिए हम मान लें इसको 66 में घटा के 65 हो जाएगा। फिर और कम करिए तो सुविधाजनक आंकड़ा 33 है, फिर आपका 2 है। और सर्वाधिक वन वाला राज्य तो हमने बता चुके हैं कौन है, आपका मध्य प्रदेश है। लेकिन एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि सर्वाधिक वन % वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला माने परसेंट में, माने उस राज्य के कुल क्षेत्रफल में सर्वाधिक, तो वो आपका कौन सा है, लक्षद्वीप है। कौन सा है आपका, लक्षद्वीप है। और सर्वाधिक वन % में, सर्वाधिक वन % वाला राज्य कौन सा है आपका, बालाघाट है। ठीक है, याद रहेगा हमको, बालाघाट में वन ज़्यादा है, तो नाम ही बा से है, बालाघाट, बा से वन। तो सर्वाधिक वन % वाला, सर्वाधिक वन % वाला, अगर सर्वाधिक आरक्षित वन वाला पूछेगा तब आपका आंसर जो है वो बालाघाट ना होकर के क्या होगा, आपका खंडवा होगा। और आगे चलते हैं तो सर्वाधिक वन % वाला राज्य कौन सा, बालाघाट है। और सर्वाधिक सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य, जहाँ पे परसेंट में है ना, सबसे कम % में वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है आपका, उज्जैन में है। उज्जैन में है, तो उसे बना लिया उजड़ा हुआ है। भाई वन नहीं है मतलब उजड़ा हुआ है, वन नहीं मतलब उजड़ा हुआ है। तो इस तरह हम कोडिंग बना लें कि सबसे कम % में उज्जैन है और सबसे अधिक कौन है आपका, बालाघाट है। फिर एक क्वेश्चन आपका ये भी एग्जामों में आता रहता है कि मध्य सर्वाधिक वन वृद्धि वाला, जो 2019 की जो वन रिपोर्ट आई है उसमें सर्वाधिक वन वृद्धि माने किस राज्य में सर्वाधिक जो है वो वनों में वृद्धि हुई है, तो वो आपका कौन सा है, कर्नाटक है। ये कर्नाटक है। और सबसे कम वन वृद्धि वाला, बल्कि ये कहें कि वहाँ पे वनों की % जो है वो घट गया है, वनों का क्षेत्रफल जो है वो कम हो गया है, तो वो आपका कौन सा है, मणिपुर है। तो इस तरह से कैसा लगा हमारा वीडियो, ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा। और मैं RK सक्सेना, मेरा यही प्रयास है कि लॉकडाउन के दौरान आपकी पढ़ाई जो है वो में कोई व्यवधान ना आए, और मुख्य चैप्टर जो टॉपिक हैं आपके, जहाँ से अधिकांश क्वेश्चन आते हैं, वो हम आपको बताते रहें। तो इसको आप अधिक से अधिक जो है वो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हाँ, बेल का बटन ज़रूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि इससे हमारे जो भी वीडियो अपलोड होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि कामयाबी, अगर हम किसी चीज़ क्षेत्र में कामयाबी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका रास्ता उतना आसान नहीं होता है। तो इसको हम एक कविता के माध्यम से हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो वो है आपका, कामयाबी का रास्ता, कामयाबी का रास्ता इतना आसान नहीं होता, कामयाबी का रास्ता इतना आसान नहीं होता, और जो आसान होता है वो कामयाबी का रास्ता नहीं होता। तो एक बार फिर से दोहरा दें कि कामयाबी का रास्ता इतना आसान नहीं होता, कामयाबी का रास्ता माने जो रास्ता हमको कामयाबी को ले जाए, तो कामयाबी का रास्ता इतना आसान नहीं होता, और जो रास्ता आसान होता है वो कामयाबी का रास्ता ही नहीं होता। तो इसके साथ ही मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, और अगले वीडियो तक नमस्कार, धन्यवाद।